बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील कुरेजा। सबसे पहले तो आपको पेट्रोल की खबर दे दें। हुकूमत की जानिब से अभी ऐलान कर दिया गया, पेट्रोल 10 रुपये फ़ी लीटर और डीज़ल जो है वो 6 रुपये 18 पैसे फ़ी लीटर उसमें इजाफा कर दिया गया। ये अभी आगाज़ है, आगे आगे देखते जाएँ क्या होता है। अल्लाह पाक हमारे ऊपर, मुल्क के ऊपर रहम करे। बहरहाल मैं इसको साइड पर रखता हूँ, असल मौजू की तरफ आता हूँ। आज वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब जो हैं उन्होंने बड़ी तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़े जज्बाती थे और जिसको कहते हैं ऑल गन्स आउट। मेरा ये ख्याल है कि आज सियासी तौर पर अगर देखा जाए तो हुकूमत की जानिब से एक एटम बम चला दिया गया है। मेरा ख्याल है इससे बड़ी कोई एफर्ट वो कर नहीं सकते थे जो अब उन्होंने जिसको अनाउंस कर दिया। बुनियादी तौर पे ये है क्या, आज के दिन तो हुई सिर्फ अनाउंसमेंट आई। जुम्मा पिछले हफ्ते का जो जुम्मा था वो उस वीक का लास्ट वर्किंग डे था। सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया मखसूस नशिस्तों का जो इस हुकूमत के खिलाफ गया और PTI के हक में गया। आज अगले हफ्ते का पहला वर्किंग दिन था और इस वक्त जनाब ये हुकूमत ने फैसला सुना दिया कि वो तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगाने जा रहे हैं। इमरान खान और आरिफ अलवी और इसके अलावा साबिक डिप्टी स्पीकर जो है कासिम सूरी, इनके ऊपर आर्टिकल 6 का मुकदमा बनाने जा रहे हैं। मैं एक जुमला आपको सिर्फ इनका रख देता हूँ अब आपके सामने। जनाब वज़ीर साहब का, उन्होंने कहा कि हमारे तामुल और बर्दाश्त को कमज़ोरी समझा गया। ये अता तारड़ साहब कह रहे हैं, आई विश कि ये अता तारड़ साहब के ही अल्फाज हों। वो ये कह रहे हैं हमारे तामुल और बर्दाश्त को कमज़ोरी समझा गया, इसका भरपूर जवाब दूंगा। बस बहुत हो गया, अब मज़ीद नहीं। पाकिस्तान, तहरीक इंसाफ और मुल्क एक साथ नहीं चल सकते। तो अल्फाज के अंदर तो आपने उनको मुल्क दुश्मन जो है वो डिक्लेयर कर दिया, यानी कि अगर तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान एक साथ नहीं चल सकते तो मुतज़ाद चीज़ें हैं, यानी कि ये वज़ीर साहब कह रहे हैं। तो मैं वफाकी वज़ीर हैं, वफाकी वज़ीर का जो मौक़िफ़ होता है उसको हुकूमती मौक़िफ़ समझा जाता है। मैं वापस आता हूँ उनके ऐलान की जानिब। आज सिर्फ ऐलान हुआ है और ऐलान क्या, पाबंदी लगेगी पार्टी के ऊपर और दूसरा आर्टिकल 6 के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, दीगर बहुत सारी चीज़ें हैं। नंबर 1, इनको ज़रूरत क्यों पेश आई। अच्छा, ज़रूरत पे मैं बाद में आता हूँ, पहले ये बता दूँ कि ऐलान इन्होंने जो किया आगे असल में क्या होगा, जो असल प्लान है इनका। आज जो इनके दीगर ज़ुलमा भी हैं और हुकूमत के और ख़ुद अता तारड़ साहब, उनका ये मौक़िफ़ है आज का दिन जो है सिर्फ अनाउंसमेंट का था कि हुकूमत ये काम करने जा रही है। अब आगे क्या होगा, आगे ये होगा कि हुकूमत कह रही है, उनका ये मौक़िफ़ है उनके ज़ुलमा का कि उनके पास नाकाबिल तरदीद शवाहिद मौजूद हैं ऑन पेपर्स और उनकी बुनियाद के ऊपर काबीना जो है फ़ैसला करेगी। यानी काबीना के अंदर वो तमाम जो सबूत हैं वो वहाँ पे रखे जाएंगे। किन किन चीज़ों के सबूत हैं जी, एक तो वो बात कर रहे हैं साइफ़र वाली, जो कि आप अंदाज़ा लगाएं ट्रायल कोर्ट ने फ़ैसला दिया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उड़ा दिया, सेटल्ड इशू है। एक उसको बुनियाद बना रहे हैं, एक फ़ॉरेन फंडिंग वाले मामले को जो कि 2 साल पहले इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला था उसको अब दोबारा उठा रहे हैं वो, और 9 मई को उसको बुनियाद बना रहे हैं, उसकी बुनियाद पर करेंगे। फिर इसके अलावा अमेरिका के अंदर जो करारदाद मंजूर हुई थी कांग्रेस में, उसको बुनियाद बना रहे हैं। और फिर इसके अलावा दीगर इस तरह की चीज़ें हैं। इन चीज़ों को बुनियाद, उनका ये मौक़िफ़ है कि उनके पास उनकी नज़र में नाकाबिल तरदीद सबूत हैं जिनकी बुनियाद पर यह यकीनी है कि इनके ऊपर पाबंदी लग जाएगी। आज हुई अनाउंसमेंट, अब आएगा काबीना का इजलास। अब वो किस दिन होगा इसका भी फैसला नहीं हुआ। अब कैबिनेट का इजलास होगा, उस इजलास के अंदर ये तमाम चीज़ें अपने काबीना अरकान के सामने रखी जाएंगी। उसके बाद अगर काबीना समझेगी कि ये बिल्कुल ये इस काबिल है मवाद कि इसके ऊपर तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लग सकती है, तो फिर एक रेफरेंस जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा और वहाँ पे फिर एक बाकायदा समाअत होगी, मामला वहाँ पे कार्रवाई होगी। उसके बाद यानी फैसला होगा या इनके ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए। अब बात यह है कि इस वक्त अगर आप हुकूमत और अदालतें, इनकी आप केमिस्ट्री को देखें तो बिल्कुल पोल्स अपार्ट हैं। माजी आपका, यानी माजी के अंदर अदालतों में जो मामला चलते रहे, माजी की हुकूमतों को देख लें, आप नवाज शरीफ को देख लें, उनके जो डिस्क्वालिफिकेशन के मामला थे, अदालतें और इस्टेब्लिशमेंट क्या केमिस्ट्री थी और क्या रिजल्ट्स आए वो आपके सामने हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी के टाइम पे चले जाएं, इस्टेब्लिशमेंट और अदालतें उनकी क्या केमिस्ट्री थी और नताइज क्या आए वो आपके सामने है। ये पहली बार सूरत हाल जो है वो बड़ी मुनफरिद है कि अदालतें अलग खड़ी हैं, इस्टेब्लिशमेंट अलग खड़ी है। ये अफसोस के साथ ये सारी चीज़ें कहनी पड़ती हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस भी आप देख लें, वो भी इसी तरह था, इस्टेब्लिशमेंट और अदालतें। फिर नज़रिया ज़रूरत जब जब जिंदा हुआ, तो कहा ही इसलिए जाता है कि जब इस्टेब्लिशमेंट और ये इकट्ठे होते हैं तो वहाँ नज़रिया ज़रूरत जन्म लेता है। आपको याद होगा JIT कैसे बनी, व्हाट्सएप कॉल्स और ये वो सारा कुछ मामला, फिर एक निगरान जज का लगाना, सब, यानी ये सारी वो चीज़ें हैं जो अब सामने आ चुकी हैं। लेकिन इस वक्त सूरत हाल बड़ी मुख्तलिफ और मुनफरिद है। आप अगर देखें इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत एक पेज पे हैं, नज़र आ रहे हैं, बज़ाहिर तो नज़र आ रहे हैं, अभी उसमें कुछ थोड़ी बहुत हलचल हो रही है, तो एक यानी जिसको कहते हैं इर्ताश की सी कैफियत नज़र आ रही है। अब आप आ जाएँ हुकूमत और अदालतें एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। सबसे बड़ी एग्जाम्पल उसकी है 6 जजेस का ख़त।
उसके अंदर इल्ज़ाम किन के ऊपर है? एजेंसीज़ के ऊपर। एजेंसीज़ किसके अंडर आती हैं? एग्जेक्टिव के अंडर। तो अदालतें और एग्जेक्टिव वो आमने सामने खड़े हुए हैं। ये वाला फैसला देख लें। अब उस फैसले के ऊपर आज रिव्यू भी दाखिल कर दिया गया, यानी हुक्म इम्तना की भी दरख्वास्त दायर कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि ये जो मखसूस नशिस्तें आपने अलॉट की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उसके ऊपर आप तफसीली फैसला आने से पहले हुक्म इम्तना जारी करें। इसका मैं एक नुक्ता आपके सामने रख दूँ सिर्फ, जब वो 13 जज साहिबान मोअज़्ज़िज़ मौजूद होंगे तो इस पर तभी समाअत होगी। अभी तो मेरा ख्याल है अनकरीब होती हुई तो नज़र नहीं आ रही। वो अवेलेबिलिटी के ऊपर होगा, तमाम जज साहिबान मौजूद होंगे तो उस पर रिव्यू होगा। रिव्यू का स्कोप जो है वो बड़ा लिमिटेड है, और जिस एक्सटेंट तक वहाँ पर डिबेट हुई, बहस हुई, सवालात हुए सख्त, और जितनी वहाँ पर तकसीम नज़र आई सारी, मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ, मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई तिश्नगी बाकी है या इस फैसले के अंदर से हुकूमत को कोई भी यानी एक रिलीफ मिलता हुआ नजर आए। इसके इम्कानात बड़े कम हैं। मैं वापस आता हूँ, अदालतें और एग्जेक्टिव आप देख लें वो आमने सामने खड़े हुए हैं। आपको याद होगा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने 28 मई को अपनी तकरीर में अदालतों के अंदर काली भेड़ों का जिक्र किया था, जिसके ऊपर अंदर से जवाब भी आया था फिर कि हम क्या हैं? हम भूंड हैं, हम वो नहीं हैं, भेड़ नहीं हैं। सो बहरहाल वो एक कोल्ड वॉर अपनी जगह मौजूद है। अब आ जाए इस्टेब्लिशमेंट और अदालतें। इस्टेब्लिशमेंट और अदालतों का मामला भी आपके सामने है। 6 जजेस के खत में क्या कहा गया, क्या कुछ उसमें लिखा गया इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, यानी कि एजेंसीज। फिर आप आ जाएं ऑडियो कॉल वाला जो केस था, ऑडियो लीक्स वाला केस जो बाबर सत्तार साहब ने सुना, और उसके ऊपर उन्होंने क्या कहा अपने चीफ जस्टिस को खत लिख के कि उनको ये पैगाम मिला सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के हुकाम की जानिब से कि वो अपने आप को इस केस से अलग कर लें। यानी कि उन्होंने बात खोल दी, बल्कि खत की शक्ल में अपने चीफ को भेज दी, चीफ जस्टिस को। ये वो हो गया। अहमद फराद केस आपके सामने है, उसके ऊपर जज साहब ने क्या कुछ कहा, मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने। तो ये मैं पॉइंट स्टैब्लिश कर रहा हूँ जो इस वक्त हमारी एक केमिस्ट्री बन रही है इदारों के दरमियान, जो कि करता धरता है मुल्क का ऊपर का निज़ाम सारा, यानी किस इस वक्त गिरफ्त में है, मैं उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अदालतें और इस्टेब्लिशमेंट आमने सामने हैं, यही इंप्रेशन है, यही चीज़ें सामने आ रही हैं सारी। फिर आप आ जाएँ हुकूमत और एग्जेक्टिव, वो एक दूसरे के आमने सामने हैं। अब आ जाए पॉलिटिकल अरीना के अंदर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, मौलाना फजलुर रहमान हो या 6 जमाती इत्तेहाद हो, वो और हुकूमत ये सारे आमने सामने हैं। और इसके ऊपर जाके आज हुकूमत सुबहान अल्लाह जो फ़ैसला लिया गया है, यानी आपके मुल्क के अंदर एक अदम इस्तेहकाम की जो कैफियत है वो अपने बदरजे अतम मौजूद है, इंतहा को पहुँची हुई है। आपको याद होगा IMF की जानिब से बयान आया था और उसमें कहा गया था, तवज्जो दिलाई गई थी कि पाकिस्तान को अपने अंदरूनी मसाइल मामलात जो हैं, यानी कि सियासी इस्तेहकाम को इंश्योर करना चाहिए, इसको यकीनी बनाएं सियासी इस्तेहकाम को। अदम इस्तेहकाम उनको भी खटक रहा है IMF को, जिससे आपने 37 माह के अंदर $7 अरब लेने हैं। उन्होंने आपको कहा था कि सियासी इस्तेहकाम को यकीनी बनाएं, वो बात आपके सामने आ गई। चीन के ऊपर हमारा बड़ा भरोसा है, ब्रदरली मुल्क है हमारा, वो आयरन ब्रदर्स, वो जब आपके यहाँ तशरीफ़ लाए तो वो आपको कह के गए कि आप सियासी इस्तेहकाम के ऊपर तवज्जो दें, यानी इसको जिसको उर्फ़ आम में कहा जाता है पुट योर हाउस इन ऑर्डर, अपने घर को आप ठीक करें। पहले घर के अंदर ठीक करने की बजाय जो आज आपने ये मूव ली है हुकूमत ने, ये तो अभी तो ऐलान किया है, ऐलान कर दिया, मतलब आपने यानी जिसको वार्निंग शॉट तो कर दिया। अब आपने बतौर हुकूमत मैसेज क्या दिया है? क्या आप अपनी लेगेसी छोड़ के जाएंगे? किस मुंह से आप कल इस फैसले का दिफा करेंगे? फैसला इस पे होना बाकी है। सियासी जमातों से मुताल्लिक अगर ऐसे फैसले करेंगी तो फिर दूसरों से किस किस्म का शिकवा? अगर आप इतने ही मजबूर हैं कि फैसला अगर आपका नहीं है तो फिर हुकूमत छोड़ दें, आप जान छुड़ाएं अपनी, दे दें तहरीक इंसाफ का मैंडेट उनको, सियासत भी बचा लें, अपनी साख भी बचा लें, ना अपने आप को इतना ख्वार करें और ना कौम इससे ख्वार हो। कौम ख्वार हो रही है, ये जो कुछ नीचे आ रहा है, जो पेट्रोल की कीमत आई या जो आगे बिजली के बिल्स आएंगे, ये जो कुछ आएगा वो सारे नताइज हैं इस इंस्टेबिलिटी के, जो कभी हमारे यहाँ कम हो नहीं रही, बढ़ रही है। और इंस्टेबिलिटी, अदम इस्तेहकाम जो है किसको सूट करता है? अदम इस्तेहकाम हमेशा अपोजिशन को सूट करता है, क्योंकि एक उबाल की कैफियत रहती है, हुकूमत दबाव में होती है, तवज्जो बटी हुई होती है, फोकस कर नहीं पाते, डिलीवरी नहीं हो पाती। जब डिलीवरी नहीं हो पाती तो आवाम जो है वो तंग आती है और वो गालम गलोच करती है, गुस्सा निकालती है हुकूमतों के ऊपर। इसी वजह से जो अदम इस्तेहकाम होता है वो अपोजिशन को सूट करता है, हुकूमत को तो कतई तौर पर सूट नहीं करता। और आज का जो एटम बम चलाया है, मुझे आप बता दें इससे किस तरह आप यानी इस्तेहकाम निकलता हुआ देख रहे हैं? मुझे नहीं लगता इसमें से कोई इस्तेहकाम का पहलू निकलेगा। आप तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगा दें, लगा दी, फ़र्ज़ कीजिए नाम चेंज करके वापस आ जाएंगे, आप क्या करेंगे? माजी में आप देख लें क्या हुआ,
ये जो ईस्ट पाकिस्तान में मामला हुआ था, जो अवामी लीग थी, उसके ऊपर आपने पाबंदी लगाई थी, उसके नतीजे आपके सामने हैं। उसके बाद आप आ जाए नेशनल अवामी पार्टी जो थी, उसके ऊपर आपने पाबंदी लगाई, उन्होंने अवामी नेशनल पार्टी बना दी, वो चल गई। फिर आपने पीपल्स पार्टी के ऊपर, मतलब किस किस चीज़ के ऊपर क्या क्या करेंगे, किन किन जमातों के ऊपर पाबंदी लगी और किन किन नामों से वो वापस आ गए। तो ये किस किस्म का यानी कि एक एक्शन है ये जो हुकूमत ने फैसला ले लिया, पता नहीं कैसे सोचा। इसीलिए मैंने कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो हैं, चाहे वो लीगल विंग के हों उनके या पॉलिटिकल, वो इससे महजूज हो रहे हैं। मैं हैरान हुआ उनको देख के, वो बगले बजा रहे हैं, वो खुश हैं। वो कहते हैं हुकूमत ने तो हमारे काम को और आसान कर दिया। और यानी मतलब अब इंटरनेशनल खबर तो बनेगी कि एक ऐसी जमात जिसका दावा है कि वो 2/3 अक्सरियत जीत के आई, लेकिन धांधली के नतीजे में उनको हरा दिया गया। और जो ये मामलात हैं फिर तहकीकात के 3 हल्के इस्लामाबाद के ही देख लें, उनको भी नहीं खुलने दे रहे। और वहाँ जो लाहौर पंजाब के थे जो ये ट्रिब्यूनल्स, उनको ख़त्म कर दिया गया। हर तरफ से बचने की कोशिशें कर रहे हैं। तो मतलब उसके ऊपर आप ये फैसला भी कर लें। मैं नहीं समझता, मुझे नहीं, मेरी कम अज़ कम समझ में नहीं आता कि हुकूमत को इस किस्म के मशवरे कौन दे रहा है और वो इस किस्म के इक़दाम क्यों उठा रहे हैं जिससे उनको उनकी जो अगर साख कोई बची भी है तो वो भी ना रहे। यानी आप अमरीकी करारदाद के ऊपर भी आप आके कहना चाह रहे हैं कि इसमें भी साजिश का एलिमेंट है। इसके ऊपर जो उन्होंने बात की, मैं बिलखुसूस बात करना चाहता हूँ। उनका हुकूमत का मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान के अंदर से पैसा बाहर गया गैर कानूनी तरीके से। यह हुकूमती मौक़िफ़ मैं आपके सामने रखता हूँ, जो अमरीकी करारदाद को भी बुनियाद बना रहे हैं इस चीज़ के लिए कि इनके ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए। वो कहते हैं कि यहाँ से पैसा बाहर गया गैर कानूनी तरीके से, वहाँ पे लॉबिंग फर्म हायर की गई, करोड़ों डॉलर्स जो है वहाँ पे खर्च किए गए। यानी उन लोगों को कन्विंस करने के लिए कांग्रेसमैन को कि वो तहरीक इंसाफ की इस करारदाद के हक़ में वोट दें। वोट तो बहुत ज़्यादा पड़ा, मेरा ख्याल है अमरीकी हिस्ट्री में शायद इससे बड़ा कोई बड़ी करारदाद पास ना हुई हो कि 375 अराकीन में से 368 अराकीन ने उसके हक़ में वोट दिया। तो ये है तो बहुत बड़ी बात। अब हुकूमत का दावा है कि उनके पास मुकम्मल सबूत मौजूद हैं कि इनके ओवरसीज़ चैप्टर ने किस तरीके से काम किया और किस तरीके से वो इस नतीजे पे पहुंचे कि ये करारदाद मंजूर हुई। वो कहते हैं जी इसको बुनियाद बनाएंगे। तो बहरहाल देखेंगे आने वाले दिनों में कि वो ऐसे कौन से सबूत हैं जो वो कौम के सामने लाना चाहते हैं। इसी के ऊपर आज जुल्फी बुखारी जो हैं उनकी जानिब से ट्वीट भी आ गया, खबर आ गई। उन्होंने कहा 1 हफ्ता इंतजार करे हुकूमत, एक और बड़ी खबर आने वाली है बाहर से, यानी कि ऑब्वियसली वो इमरान खान साहब के हक़ में होगी। तो देखते हैं वो क्या खबर आती है सामने। तो ये अब मुझे मेरी कम अज़ कम समझ से बाहर है कि हुकूमत जो है वो इस किस्म के इक़दाम क्यों ले रही है। अभी वक्त बाकी है, क्या इसमें कोई रिकॉन्सिडर करेंगे वो इस बात को, लेकिन वो करते हैं या नहीं करते। उन्होंने ये बम जो है वो चला दिया है, एग्जाम्पल सेट हो गई, हिस्ट्री में नाम आ गया कि इन्होंने ये कोशिश की थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी की थी, वो की थी TLP के ऊपर। वैसे ये बड़ी अजीब सी बात है, कंटेनर जो है इस्लामाबाद में मुसलसल बढ़ रहे हैं, सूरत हाल यहाँ बड़ी वोलेटाइल हो रही है क्योंकि तहरीक लबैक वाले जो हैं वो फैज़ाबाद दोबारा उनके कब्ज़े में है और वो अपना एहतजाज जारी रखे हुए हैं। और मैं रोज़ाना की बुनियाद पर देख रहा हूँ रेड जोन के अराउंड जो हैं वो कंटेनर्स की तादाद बढ़ रही है और रेड जोन यानी एक्सटेंडेड होता जा रहा है कि पीछे भी आते चले जा रहे हैं। बस वो रेडी हैं कि किसी वक्त ज़रूरत पड़ जाए तो आप रास्ते बंद कर लें। अवाम का क्या है, अवाम तो वैसे ही ख्वार होने के लिए पैदा हुई है, ख्वार हो रही है, थोड़ी सी और ख्वार हो जाएगी। बहरहाल मैं नहीं समझता कि हुकूमत जो है उसका ये फैसला, उसमें कोई भी दानिशमंदी है। देखते हैं कि आगे इसके ऊपर वो मज़ीद फैसले क्या लेते हैं। आने वाले दिनों में इसके ऊपर आपको आगाह करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। आप हमारी वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट के जरिए आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।